हेलो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रस्तोगी सर। आपके लिए मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास टेंथ के लिए यूपी बोर्ड क्लास टेंथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेके आया हूँ। मॉडल पेपर लेके आया हूँ इंग्लिश का, जो कि अभी आपका 6 अप्रैल को एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे सर, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर टेक्स्ट पेपर दे दीजिए, क्वेश्चन पेपर दे दीजिए, कैसा एग्ज़ाम आएगा कुछ नहीं पता है। तो मैं आपकी सारी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं आपको एनसीईआरटी के बेस्ड एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही मैं आपको मॉडल पेपर लेके आया हूँ और 110% आपका सेम पेपर आना है। ठीक है, ऐसा ही पेपर आएगा आपको। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं नंबर बाई नंबर सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, सारे क्वेश्चंस के कोशिश करूंगा आंसर्स भी समझा दूंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस के मार्क्स भी समझा दूंगा। ठीक है, बिना किसी देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपका लिखा हुआ है मॉडल पेपर, आपको साफ साफ दिख ही रहा है मॉडल पेपर। क्लियर, मॉडल पेपर क्लास 10th आपको लिखी जाए 2021 एंड 2022। ठीक, टाइमिंग आपका क्या रहेगा, आपका 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट टाइम रहेगा। और जो 15 मिनट स्टार्टिंग के हैं वो आपको बता ही दूंगा क्या लिखा है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे हम, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक, यानी कि स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, केवल किसके लिए दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। फिर लिखा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि सारे क्वेश्चन के सामने उनके मार्क्स इंडिकेटेड हैं। ठीक, अगला क्या दे रखा है आपका, लिखा है रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन को आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। क्या लिखा है आपका, सेक्शन ए पहला रीडिंग का सेक्शन होगा। क्लियर, सेक्शन ए आपका रीडिंग का होगा। रीडिंग में क्या होगा ये देख लेते हैं आप। रीडिंग में द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गाइस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका रहेगा अनसीन। क्या रहेगा, अनसीन प्रोज रहेगा आपका। ये पूरा एक पैसेज दिया होगा, ठीक, और पैसेज बेस्ड में ये पूरा देखिए पैसेज है आपका, पूरा पैसेज दे रखा है। ठीक, और पैसेज बेस्ड में आप पैसेज पढ़ जाएंगे, उसके नीचे आपके दे रखे होंगे गाइस 4 क्वेश्चंस दे रखे होंगे। 4 क्वेश्चंस हैं, ये सारे चारों क्वेश्चंस आपको पैसेज में से छांटने हैं। क्लियर, चारों क्वेश्चंस पैसेज में से छांटने हैं। ठीक, ठीक है, कोई क्लियर आपको जैसे मैं बता दिया आपका 1 2 3 4। और गाइस इसकी मार्किंग देख लीजिए। पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग बेस्ड होंगे, तो यानी कि 3 नंबर है। फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट द वर्ड। पहले 2 क्वेश्चंस तो आपको स्टार्टिंग गाइस क्या करनी है, आपको छांटनी है इसमें से, मतलब इसमें से आंसर्स मिल जाएंगे। फिर हालांकि आंसर्स चारों के इसी में मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स, मतलब आपको एक वर्ड छांटना है इस पैसेज में से जिसका मीन परहैप्स, जो परहैप्स का मीनिंग होगा वो ही मीनिंग सेम इसका होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट टू इंफीरियर। क्लियर, अगला देखेंगे आप, फाइंड आउट द पैसेज इन विच इज अपोजिट टू इंफीरियर, मतलब ये आपका पहला दिखा है सेम मीनिंग होगा, आपको सिनोनिम बताना है। परहैप्स का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग इसमें एक वर्ड मिलेगा, वही मीनिंग ढूंढना है उसका। और फाइंड आउट लिखा है फाइंड आउट द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ इंफीरियर। अब आपको दूसरा वाला का मतलब है अपोजिट वर्ड ढूंढना है, जो इंफीरियर का मीनिंग होगा उसका जस्ट एक अपोजिट वर्ड होगा, मीनिंग होगा, वो आपको ढूंढना है इसमें। क्लियर, लेकिन ध्यान समझेंगे, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ इंफीरियर, मतलब इंफीरियर का जो अर्थ होगा उसका जस्ट अपोजिट जो अर्थ होगा वो वर्ड उसमें दे रखा होगा। तो इंफीरियर का मतलब होता है अपने आप को कम आंकना, मतलब किसी के सामने अपने आप को मतलब कमजोर महसूस करना, मतलब शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक, किसी के सामने। ठीक, और परहैप्स का मतलब होता है गाइस शायद। क्लियर, तो ये तो सेम मीनिंग ढूंढना है, एक ऐसा वर्ड होगा उसका अर्थ भी शायद होगा, और इसमें इंफीरियर का मतलब होता है किसी के सामने, मतलब यानी कि बेइज्जत महसूस करना, किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस करना, इसे इंफीरियर महसूस करते हैं। क्लियर, अब देखते हैं सेक्शन बी राइटिंग का। सेक्शन बी राइटिंग में क्या होगा, राइटिंग में गाइस देखूंगा पहला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, पहला क्वेश्चन होगा, पहले में 4 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, 1 2 3 4, और गाइस उसके मार्क्स मैंने बता दिया, पहले 2 क्वेश्चन के 3 मार्क्स के होंगे और 2 नंबर के होंगे, यानी कि 3 6 और 2 8 मार्क्स का आपका अनसीन आएगा। क्लियर, ध्यान से समझ लीजिएगा, 8 मार्क्स का आपका अनसीन आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन इसमें करने हैं। तो गाइस ये समझ लीजिएगा, देखा लिखा है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। क्लियर,
मतलब कोई ऐसा आपको वर्ड छांटना है जिसका परहैप्स का जो मीनिंग है वो ही सेम मीनिंग है उसमें वर्ड दे रखा होगा उसका होगा। इसमें अपोजिट ढूंढना है, जो इन्फीरियर का मीनिंग है उसका जस्ट अपोजिट जो मीनिंग हुआ वो वर्ड इसमें दे रखा होगा। क्लियर। सेक्शन बी में पहुंचते हैं हम लोग। सेक्शन बी में राइट द लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अब आए गाइस आ गया आपका ये लेटर यानी कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। ठीक है, 4 मार्क्स का लेटर है। तो 4 मार्क में क्या है आपको लिखा है राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए टू इनवाइट हिम, उसको बुलाने के लिए ऑन योर बर्थडे पार्टी। भैया आपका बर्थडे आ गया है, आपके बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड को इन्वाइट करना है, उसके लिए लेटर लिखना है। ठीक है, अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड, या तो और गाइज और का मतलब या तो ये कर दो या तो क्या है राइट एन एप्लीकेशन, या तो लेटर कर दो। तो एप्लीकेशन क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर फ्रेंड टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। गाइज अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन में क्या बताना है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखनी है, यानी कि टीसी हम शॉर्ट में बोलते हैं। भैया आपने हो सकता है आप एडमिशन स्कूल दूसरे स्कूल चेंज कर रहे हैं, हो सकता है आपने उस स्कूल में कंप्लीट कर ली पढ़ाई, दूसरे इंटर कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, तो अपने प्रिंसिपल को टीसी इशू करने के लिए क्या लिखने हैं? एप्लीकेशन लिखना है। बहुत इजी एप्लीकेशन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है गाइस, देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? राइट अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 80 to 60 वर्ड्स, मतलब 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है, अब गाइस एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर इन योर स्कूल, यानी 60 to 80 वर्ड्स में क्या आपके स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है, उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है, और आप 60 से 80 वर्ड में लिखनी है। गाइज ये ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट में ध्यान समझना है। इसमें क्या करना है, जो रिपोर्ट लिखनी है आपको उसमें ये टॉपिक मेंशन करने, मतलब इन टॉपिक के बारे में आपको 100% आपको जिक्र जरूर करना है आपके आर्टिकल, मतलब टॉप रिपोर्ट में आपके रिपोर्ट जो लिखेंगे इन टॉपिक को मेंशन करना ही करना है। तो स्कूल डेकोरेशन, स्कूल की डेकोरेशन के बारे में कुछ लिखना होगा आपको, कुछ सब कुछ वर्ड लिख दीजिए, 1-2 लाइन। फिर आपका लिखा है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, जब आपने झंडा ध्वजारोहण होता है, झंडा फहराया जाता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आपको बता दी मैंने 60 to 80 वर्ड्स में आपको ये सारे टॉपिक उसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। ठीक है, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे। उसके बाद स्पीच बाय प्रिंसिपल जो स्पीच देते हैं, एंड अदर्स, और दूसरे लोग भी स्पीच देते हैं। अगला अब लिखा है स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो आपको मिष्ठान जो वितरण होता है, मतलब मिठाई बांटी जाती है, उसके बारे में लिखना है। तो गाइज ये सारे टॉपिक मेंशन करने हैं, मतलब ये टॉपिक आपको उसमें कवर करने हैं। थोड़ा 1-2 लाइन उसमें सबकी लिख देनी है। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको जो रिपोर्ट राइटिंग होगी, रिपोर्ट राइटिंग में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन चीज़ों को मेंशन करनी है। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ रिपोर्ट लिखने का। गाइस जैसे हम लोग लिखेंगे कोई भी टॉपिक, क्या हमने लिख दिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, हम टॉपिक डालेंगे, हमने मेन बिल्कुल लिखने अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये डाल दिया हमने कॉपी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। क्लियर, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान समझना। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमने जैसे डाला, ठीक, उसके बाद में सपोज जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इस लाइन में मैंने लिख दिया, उसके जस्ट एक लाइन नीचे, उसके जस्ट नीचे सपोज यहीं पे समझ लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, हम लोग कॉपी पे लिख दिया, उसके जस्ट यहाँ से लिखेंगे बाई। ठीक है, क्या लिख देंगे? बाई आप अपना नाम डाल दीजिएगा यहाँ से। ठीक, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन डाला, उसके बाद बाई लिख के आप अपना नाम डाल देंगे। ठीक, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, उसके बारे में स्कूल डेकोरेशन कैसी थी, ये सारे में टॉपिक मेंशन कर देंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला आता है आपका, फिर भी एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले हम डालेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, फिर उससे नीचे एक लाइन, जैसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, फिर बाई लिख के अपना नाम डाल देंगे, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, उसके नीचे से एक लाइन छोड़ के नहीं, बिल्कुल उसके जस्ट नीचे से। दैट मीन यहाँ डाला रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, फिर यहाँ लिखा बाई, फिर उसके एक लाइन उसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्लियर, अगले अब आता है राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल में सेम आर्टिकल का भी यही पोर्शन है। आर्टिकल राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट सिटी, मतलब मॉर्निंग वॉक जो सुबह की टहलने जाते हैं उसके इंपॉर्टेंस के बारे में हमें आर्टिकल लिखना है। जो हम लोग सुबह टहलने जाते हैं उसके बारे में आप लिखना है गाइज। तो हम लोग जो सुबह टहलने जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें ये टॉपिक क्लियर करनी है आपको, मतलब ये टॉपिक के बारे में लिखना है। पहला है इंट्रोडक्शन परिचय, फ्रेश ईयर, ठीक, फ्रेश ईयर मिलती है उसके बारे में लिखना है। फिर लिखा है, ये मतलब हेडिंग्स हैं एक टाइप में, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे,
ये हमें एक्टिव रखती है और हैप्पी रखती है। अगले अगले है गुड फॉर स्टडीज़। अब भैया स्टडीज़ में भी हमें बहुत ज़्यादा गुड होती है ये। और कंक्लूजन में गाइज ये आर्टिकल है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये टॉपिक मेंशन करने हैं, ये एक टाइप में क्लूज दे दी उन्होंने, इन टॉपिक पे लिखना है। इंट्रोडक्शन के बारे में लिख देना। इंट्रोडक्शन का मतलब गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल में आपके ये हेडिंग्स डालनी नहीं है, समझ रहे हैं, ये हेडिंग्स नहीं डालनी है, लेकिन इनके बारे में लिखना है। इंट्रोडक्शन हेडिंग नहीं डालनी है, लेकिन पहले एक दो लाइन लिखनी है, इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए, फिर एक दो लाइन फ्रेश ईयर के बारे में, फिर एक दो लाइन कीप्स एक्टिव के बारे में, फिर गुड एंड स्टडीज़ के बारे में, लास्ट में कंक्लूडिव लाइन, लेकिन हेडिंग्स नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना। क्लियर, ठीक है। ये कितने मार्क्स का आपका, ये 6 मार्क्स का। ये अप्लाइड गाइज मतलब या तो ये करना है या तो ये करना है, जो आप समझ लिए, मैंने दोनों बता दिया है आपको, ठीक। अब आता है सेक्शन सी ग्रामर में। ग्रामर में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग ऑप्शंस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये आपके एक है एमसीक्यूज दे रखे हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है आपको सही ऑप्शन चूज करना है और टिक करना है। लिखा है द ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव मतलब ये सेंटेंस दिया द ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, इसमें एडजेक्टिव ढूंढना है आपको। तो एडजेक्टिव कैसे ढूंढेंगे गाइस? तो लिखा है इसमें ओल्ड का मतलब बूढ़ा, और बूढ़ा कौन है? आदमी, और आदमी नाउन है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, और मैन मीन्स नाउन, और मैन होता है मैन नाउन है, और नाउन की विशेषता जो बता रहा है ओल्ड बता रहा है, तो जो मैन होता है नाउन की विशेषता बताए वो क्या होते हैं? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए वही तो एडजेक्टिव होते हैं। तो दैट मीन इसमें एडजेक्टिव क्या होगा गाइस? तो इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा आपका ओल्ड। क्लियर? अगला सेंटेंस दे रखा है, ध्यान समझिए। अगला है आपका ही इज आ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब फाइंड आउट करनी। वह एक मेहनती इंसान। तो हार्ड वर्किंग का गाइस पूरा हार्ड वर्किंग का मतलब तो है आपका मेहनती है, तो हार्ड वर्किंग तो हो नहीं सकता। मैन की विशेषता बता रहा है, मैन आपका नाउन है, तो हार्ड वर्किंग मैन की विशेषता बता रहा है, तो हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव हो गया। दैट मीन इसमें इज क्या है? वर्ब इज। क्लियर? इज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी तो वर्ब तो है अगले, लेकिन इज अगले क्या रखा है? अब गाइज यहाँ पे है इज है, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क नहीं कर रही है, ये भी मैं बता दूं। इज आ लिंकिंग वर्ब की तरफ वर्क कर रही है, इज कर रही है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। अगला अब देखा है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। भैया स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म कौन? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म होगी स्ट्रेंथ। इसका ये होगी गाइज अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन है? इसका आंसर होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपकी भाववाचक संज्ञा। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति या ताकत। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं ही इज बरीड द एग्जामिनेशन। तो गाइज बरीड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन अबाउट आता है, बरीड अबाउट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अबाउट। सी ऑप्शन क्लियर होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा गाइज। देखते हैं आपका ये अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है आई विल नॉट गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो आई विल नॉट गो विद यू, तो गाइज ये सेंटेंस कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट में दे रखा है। सेंटेंस दे रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में दे रखा है, इसे किस में? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए गाइज पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हैड। बस आप देखिए हैज हैव आएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। डू नॉट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता। अब देखना है आप ऊपर सबसे ऊपर वाले हैड नॉट दे रखा है, दैट गाइज यही ऑप्शन हो गया हमारा, आई हैड नॉट गो विद यू, ठीक। अब गाइज डिड नॉट हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिड नॉट आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सिंपल पहला ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट, वो सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा ऑप्शन आपको मैंने चेक कर दिया, आपका हैड आता है तो पास्ट परफेक्ट हो गया। डू नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, और हैव नॉट आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। भैया अब गाइज आपका पांचवा मैंने बताई दिया आपको, अब पांचवा क्वेश्चन आपका जो ब्रैकेट में दे रखा है उसमें चेंज करना है। और गाइज कितने क्वेश्चन होंगे आपके? ध्यान रखिए इसमें 5 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। और टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। अब आपका ये क्या लिखा है? हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। हरी ने मुझसे कहा, आपने ये क्यों करा? किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट देंगे वो। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट को हम लोग कैसे, जिस डायरेक्ट नरेशन को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, ठीक। तो सेंटेंस पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। हरी ने मुझसे कहा वाई डिड यू डू इट। तो पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है लास्ट में, दैट मीन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस गाइज आपको जहाँ कहीं भी दिखे, मतलब जैसे ही आपको किसी डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मार्क दिखे लास्ट में,
तो आप सबसे पहले उसमें क्या चेंज करेंगे, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सैड हो, सैड टू हो, कुछ भी हो, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस डाल दिए, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके 100% क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, सैड टू हो, आस्क्ड हो, सेज हो, कुछ भी हो, हम आस्क्ड में ही चेंज कर देंगे। क्लियर, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में, तो हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, आसान रहता है। ठीक, देखते हैं हम लोग कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। लिखा है हरी सैड टू मी, हरी ने मुझसे कहा। तो गाइज हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, देखते हैं। हरी को हरी कर दिया हमने, ठीक, हरी को हरी कर दिया, लिखा हुआ है हरी। सैड टू को हम लोग चेंज कर देंगे आस्क्ड में, ठीक। और गाइज बचा क्या, मी, क्योंकि हरी का हरी कर दिया, सेट टू को पूरा हमने चेंज कर दिया, किसमें आ गया, आस्क्ड आ गया आपका, और आपका मी की जगह मी कर दिया। क्लियर, अब उसमें चेंज करेंगे व्हाई डिड यू डू इट। अब मैंने बोला है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, मतलब यहाँ पे कोई WH टाइप वर्ड ना हो, तब तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कंजक्शन इफ। अगर WH टाइप वर्ड हो तो हम लोग यहाँ पे कंजक्शन लगाते हैं, वही रख देते हैं, यानी कि वाई का वाई रख देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर कोई WH टाइप वर्ड होगा तो हम उसको वैसे ही रख देंगे उठा के, वही हमारा कंजक्शन का वर्क करने लगता है। तो वाई का वाई रख दिया। अब हम उसके बाद यहाँ पे जैसे ही WH टाइप वर्ड रखा है या कंजक्शन रखा, तुरंत प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो गाइस प्रोनाउन इसमें कहाँ दे रखा है, यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू। यू आपका मैंने बता ही दिया, मैंने वो भी वीडियोज़ डाल दी है पर्सन चेंज करने के। यू आपका सेकेंड पर्सन का होता है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है तो गाइज यहाँ पे जो भी मी ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है गाइज, आई। क्या होता है, आई। क्लियर। अगर यहाँ पे मी ना होकर के कोई लड़के का नाम है तो हम कर देते ही, लड़की का नाम है तो कर देते शी। अगर बहुत सारे लोग हैं, चाहे बहुत सारी लड़कियां हो तब भी दे, बहुत सारे लड़के हों तब भी दे। अगर कोई निर्जीव हो तो इट। क्लियर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी लड़के का नाम हो यहाँ पे तो यहाँ कर देंगे ही, लड़की का नाम हो तो यहाँ कर देंगे शी। लड़की या लड़के बहुत सारे हों यानी बहुवचन हो, प्लूरल नंबर में हो तो यहाँ पे कर देंगे दे। ठीक, अब उसके बाद हमने प्रोनाउन चेंज हो गया। अब हम टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है। तो गाइस डिड दे रखा है, डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट मीन पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हैड लगा देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है आपका, हैड। क्लियर, ठीक है, आई हैड। उसके बाद हम चेंज करेंगे हैड, अगले क्या दे रखा है, और हैड यहाँ पे गाइस हैड के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे कर देंगे आई, थर्ड फॉर्म होती है आपकी डन। क्लियर, आई हैड डन। ठीक, और गाइस इट का इट। क्लियर, और यहाँ पे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। चलिए ठीक है, देखते हैं पैसिव वॉइस। देखा नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हु इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, हु इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु इज राइटिंग अ लेटर। तो गाइज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज राइटिंग अ लेटर। तो लिखा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम लोग क्लियर देखना है हमें, जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो गाइज देखिए मैंने आपको आंसर्स लिख दिए, थोड़ा प्रॉब्लम होती, कैमरा शायद नहीं हो पा रहा था, इस वजह से मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिए हैं। ठीक, तो देखते हैं, हु को हम चेंज कर देते हैं गाइज बाय हुम में। हु है आपका, ये जो हु दे रखा है, हु को हम क्या चेंज कर देंगे, बाय हुम में। उसके बाद हम बाय हुम लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को पहले यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह को एक सेकंड के लिए छोड़ देंगे। ठीक, मैंने गाइज लिख लिया है, यो हेल्पिंग वर्ब इज है, एक सेकंड के लिए आप इसे ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए जगह। एग्जाम में यही कीजिएगा आप, बाय हुम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ देंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आ लेटर। तो आ लेटर को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिया है। ठीक, उसके बाद में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस देखेंगे हम, इज आर एम के साथ, इज आर एम दे रखा है तो इज आर एम और प्लस ING दे रखी है, दैट मीन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं, मतलब जिस हेल्पिंग वर्ब में दे रखा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं गाइज, जिसमें आप पैसिव वॉइस जब भी बनाएं जहां आपको ING फॉर्म दिखे, यानी कि वर्ब में ING दिखे, तब आपको सब बिल्कुल आसान तरीके से समझना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। बस ध्यान समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां किसी भी डायरेक्ट मतलब पैसिव वॉइस में, जब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आए तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जहां भी आपको ING दिखे, क्या दिखे आपको ING,
तब आपको श्योर हो जाना है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होगी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी वर्ब से पहले वो चेंज नहीं होगी। दैट मीन जिसमें दे रखी है उसी में बनाएंगे। अगर इजारम में है तो इजारम में ही बनाएंगे, बॉस वर्ब में तो बॉस वर्ब। बस अपनी तरफ से क्या बढ़ा देंगे गाइस, बीइंग बढ़ा देते हैं। लिखा है ये बीइंग बढ़ा देंगे आप, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई दिया आपको, जहां आईएनजी दिखे तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, लेकिन बस किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग। मतलब अगर एक वचन करता है तो उसके हिसाब से लगा देंगे, और बहुवचन करता है तो उसके हिसाब से लगा देंगे। तो गाइस करता कैसा है, आ लेटर साफ साफ दिख रहा है। एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे, एक वचन करता है इज। अब लेट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, इज अ लेटर। फिर मैंने बोला बस अपनी तरफ से क्या बढ़ा देंगे, बीइंग बढ़ा देंगे, बीइंग बढ़ा दिया। उसके बाद जो वर्ब दे रखी है गाइस, ध्यान रखना पैसिव वॉइस में जो कोई भी वर्ब दे रखी हो, किसी भी टेंस में हो, बस हमें उसकी थर्ड फॉर्म ही लगानी है। बस ध्यान रखना पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस में देखो उसकी थर्ड फॉर्म ही लगानी है। तो राइट की थर्ड फॉर्म होती है गाइस, क्या होती है, रिटन। और कोई आपका सेंटेंस इंटरगेटिव है तो हम भी इंटरगेटिव साइन लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, बाय हुम इज अ लेटर बीइंग रिटन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस आपका, गाइस दे रखा है पंक्चुएट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी, ठीक। यानी कि इनको पंक्चुएट गाइस का मतलब होता है पंक्चुएशन। आपको पंक्चुएशन को हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। फिर से बोल रहा हूँ, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग पंक्चुएशन होता है। तो आपको क्या करना है, पंक्चुएशन का मतलब है आपको विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है, ठीक है। मतलब कहाँ फुल विराम चिन्हों का मतलब फिर बता दे रहा हूँ मैं, कहाँ फुल स्टॉप लगानी है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर यानी कहाँ पे बड़ा अक्षर लिखना है, कहाँ पे छोटा लिखना है, ठीक, ये ध्यान रखना है। कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है, ठीक। और मोस्टली गाइस एक और बात बता दूँ आपको, एग्जाम में आप एग्जाम से प्रिपरेशन करने से पहले, आप एग्जाम देने से पहले एक चीज रट के चली जाइए, एक चीज देख के चलिए कि डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा जाता है। 99% आपको डायरेक्ट नरेशन ही मिलेगा पंक्चुएशन में। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। अगर पंक्चुएशन आपको सेंटेंस सही करके आना है, आपको 2 मार्क्स आपके श्योर करने, मतलब 1 मार्क्स श्योर करना है आपका, तो आप पंक्चुएशन में डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा जाता है वो लिख लीजिए। आपका 100% श्योर के साथ मैं बोल रहा हूँ, श्योरिटी के साथ बोलूंगा कि आपका पक्का सही हो जाएगा 1 मार्क। देखो कैसे करेंगे आप। अब गाइस दे रखा है सिखा, तो आप सब सिखा सेड टू हर, देखिए ध्यान से, सिखा सेड टू हर फ्रेंड, वाई, दैट मीन सेड टू साफ साफ दिख रहा है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन है आपका, ठीक है। तो मैंने कैसे बनाया वो देखते हैं आपको। तो गाइस देखेंगे, शिखा को मैंने बोला है, शिखा किसी प्रॉपर नाउन है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति का नाम जैसे ही होगा तो हम उसे बड़े से लिख देंगे, यानी कैपिटल लेटर से लिख देंगे। तो शिखा गाइज मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल लेटर से, क्लियर, शिखा। और सेड टू, फिर सब लिखते चलेंगे स्मॉल लेटर से, मतलब छोटे अक्षरों से। तो क्या करेंगे, सेड टू हर फ्रेंड। गाइज देखिए जैसे ही सेड टू दिखेगा और सेड टू के बाद तुरंत कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जरूर दे रखा होगा, क्योंकि सेड टू का मतलब किसी से कहा, तो जिससे कहा वो तो दे रखा होगा ना, तो वही ऑब्जेक्ट है। तो क्या दे रखा है, हर फ्रेंड। और जैसे ही सेड टू के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट दिखा, तुरंत वहीं पर रुक जाएंगे हम। अब क्या लगाएंगे, कॉमा। अगर सेट दे रखा है तो उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अगर सेट टू दे रखा हो एग्जाम में तो उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर आएगा, क्योंकि सेट टू का मतलब किसी से कहा, जिससे कहा वो होना चाहिए, यानी कि दैट मीन ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। और जैसे ही सेट टू के बाद कुछ लिखा हुआ आ गया तो उसे हम लिखेंगे, उसके तुरंत बाद कॉमा लगा देंगे। क्या लिखा है, सेट टू के बाद, जैसे यहाँ पर सेट टू के बाद दिखा है हर फ्रेंड, तो हम यहाँ पर कॉमा ले लेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, साफ साफ दिख रहा है आपको, इन्हीं को बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। जो 6 की शेप में दिख रहा है ना ये दो, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। फिर उसके बाद में जो वर्ड दे रखा है, वाई दे रखा है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद पहला लेटर हमेशा क्या आएगा, स्मॉल, मतलब कैपिटल आएगा। क्या आएगा, बड़े से आएगा। तो मैंने डब्ल्यू कैसे कर दिया गाइस, देखिए साफ साफ दिख रहा है, बड़े से कर दिया है। तो वाई, उसके बाद वैसे लिखते चले जाएंगे, सब स्मॉल से लिखते चले जाएंगे, हैड यू नॉट कम टू, क्लियर। यहाँ तक कुछ नहीं लिखना गाइज। इसके बीच में कुछ बड़े से नहीं आना है, कैपिटल लेटर से नहीं आना है। केवल क्या आएगा, अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा, जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब कोई किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी स्पेशल जगह का, मतलब किसी जगह का नाम हो, वो बड़े से आएगा, अदरवाइज कुछ बड़े से नहीं आएगा। समझना, कैपिटल लेटर से अगर इनमें अगर कुछ कैपिटल लेटर से आता है तो क्या आएगा, केवल प्रॉपर नाउन आएगा। और प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी स्थान या किसी वस्तु का नाम हो, ठीक। अदरवाइज सब स्मॉल से आएंगे, ठीक। तो यहाँ लिखा कम टू, फिर लिखा है गाइज मैंने स्कूल यस्टरडे। और जैसे ही सेंटेंस खत्म हुआ, देखिए यहाँ पे गाइज यस्टरडे खत्म हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है, यहाँ पे कोई फुल स्टॉप नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे कहीं फुल स्टॉप है, नहीं है, दैट मीन हमें फुल स्टॉप लेना है। लेकिन अब हम देखेंगे सेंटेंस हमारा क्या है, WS टाइप वर्ड से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हम साइन इंटरोगेटिव के साथ
साथ लगाएंगे, तो लगा देंगे यहाँ पे इंटररोगेटिव साइन लगा देंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे बंद भी होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा हमारे यहाँ पे हो गया आके बंद आपका। क्लियर। और गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुछ नहीं लिखते हम, इन्वर्टेड कॉमा के सब कुछ अंदर लिखते हैं। देखिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कुछ नहीं लिखा है ना, तो बस ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस आपका फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो यानी गाइस जहां पर रीऑर्डरिंग दिखे, ये दिखा है आपको रीऑर्डरिंग। गाइस जैसे ही रीऑर्डरिंग दिखे, रीऑर्डरिंग का मतलब होता है री का मतलब दोबारा, ऑर्डर का मतलब क्रम, यानी कि दोबारा क्रम में लगाना, और दोबारा क्रम का मतलब होता है उसको सही क्रम में लगाना, यानी कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, वर्ब की जगह वर्ब कैसे आएगी, हेल्पिंग वर्ब जगह हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, ये चीजें, और एक्स्ट्रा वर्ड्स की जगह एक्स्ट्रा वर्ड्स कैसे आएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग। तो गाइस इसमें क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से देखिए, दिस कहीं दे रखा है वाज ग्रेट प्लेस दिस किंग अ ब्यूटीफुल वाई। गाइस इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले हम इसका मैं क्रम बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ढूंढेंगे नाउन या प्रोनाउन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नाउन यानी किसी व्यक्ति या स्थान, वस्तु या जानवर, किसी का भी नाम ढूंढेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा तो प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन का मतलब होता है ही सी इट दे, कुछ भी ढूंढ लेंगे। तो गाइस इसमें देखिए किस दे रखा है, तो गाइस देखिए ध्यान से क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए गाइस दिस ब्यूटीफुल, साफ साफ लिखा है दिस, सबसे पहले ढूंढेंगे क्योंकि दिस ब्यूटीफुल। तो गाइस मैंने बनाया, देखिए कैसे बनाया है, दिस ब्यूटीफुल पैलेस, यानी कि ये खूबसूरत महल, पैलेस का मतलब महल, was built बनाया गया था, क्या बनाया गया था, बाय अ ग्रेट किंग, किसके द्वारा बनाया गया था, एक महान राजा के द्वारा। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए गाइस, दिस ब्यूटीफुल प्लेस वॉज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग, यानी कि ये खूबसूरत महल एक महान राजा द्वारा बनाया गया था। गाइस हमारा अर्थ निकल आया है, दैट मीन हमारा रीऑर्डरिंग ठीक हो गया, यानी रीऑर्डरिंग का सेंटेंस ठीक है। अब गाइस एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, रीऑर्डरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ना तो हमें किसी चीज को ड्रॉप करना है और ना ही ऐड करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा अपनी तरफ से, ना तो एक भी वर्ड, एक भी लेटर बढ़ाना है और ना ही घटाना है। ठीक, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गाइस क्या लिखा है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। भाई क्या है, आपकी साफ साफ दे रखी है, स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। गाइस आपकी क्या आ गई, स्पेलिंग। अब गाइस कैसे करनी है, देखिए स्पेलिंग कंप्लीट कर रहे हैं, लिखा है OBE-I-NCE। गाइस साफ साफ आपको क्या दिख रहा है, इसे बोलेंगे हम लोग ओबीडियंस, OBE, यहाँ पे यहीं पे नोट कर दें, चलिए डी आने, DOBEDIENCE, यानी कि OBEDIIENCE, ओबीडियंस। ठीक, ओबीडियंस का मतलब होता है आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति। ठीक, मतलब कहना मानने वाला या आज्ञा पालन करने वाला, उसे बोलते हैं ओबीडियंस। क्लियर। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है डिसओबीडियंट, का मतलब होता है आज्ञा ना मानने वाला। ठीक गाइस, ये क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, OBED फिर I फिर ENCE, ओबीडियंस का मतलब आज्ञा मानने वाला, ठीक, या आज्ञा का पालन करने वाला। क्लियर। आप देखते हैं गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन, यानी कि आपके स्टोरी देखते हैं क्या होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम। ठीक है, ध्यान से देखिए गाइस, मैं आपको दे रहा हूँ। गाइस मैंने देखिए स्टोरी मैंने यहाँ पे बना दी है, साथ साथ आपको समझाता भी चलूँगा मैं। बहुत आसान स्टोरी है, देखिए गाइस क्या है। ठीक है, स्टोरी देखते हैं हम लोग। क्या ना, प्रकृति एक जीवित शक्ति है। तो प्रकृति को हम लोग बोलते हैं गाइस, देखिए ध्यान समझिएगा, प्रकृति को बोलेंगे द नेचर, फिर इज आ लिविंग पावर। प्रकृति को बोलेंगे द नेचर, है, इज, फिर आ मीन्स एक, जीवित को बोलेंगे लिविंग, और शक्ति को बोलते हैं पावर। तो प्रकृति यानी कि द नेचर इज अ लिविंग पावर। अगले उन्होंने गाइस यहाँ पर फुल स्टॉप, हिंदी का पूर्ण विराम यही होता है, इंग्लिश का होता है फुल स्टॉप, यानी कि ये आपके जो पॉइंट है यही फुल स्टॉप है। क्लियर। अगले देखते हैं, ये अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। क्लियर। तो कह रहे हैं ये को बोलेंगे इट, फिर इज, एग्जिस्टेड। गाइस एग्जिस्टेड का मतलब होता है विद्यमान, इट इज एग्जिस्टेड, ये विद्यमान है, इन मीन्स अपने, इट्स यानी कि इन इट्स मीन्स अपने, शांत को बोलते हैं गाइस काम,
एंड ब्यूटीफुल, सुंदर, और फॉर्म का मतलब होता है गाइस, यानी कि फॉर्म का मतलब होता है रूप में, ठीक। और अराउंड अस, चारों ओर, अराउंड अस, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे, ठीक। क्लियर, देखते हैं फिर से। तो इट इज एग्जिस्टेड, ये विद्यमान है, इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, अपने शांत और सुंदर रूप में, अराउंड अस मीन्स हमारे चारों ओर, ठीक है। अगला सेंटेंस है, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो कॉमा है गाइस, ध्यान रखिए, कॉमा ये उग्र हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान समझना चाहिए। तो व्हेन मीन्स जब, बी डिसोबे, तोड़ने का मतलब गाइस यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे हम लोग, अगर ब्रेक लगा दिया तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो व्हेन बी डिसोबे, डिसोबे का मतलब होता है यहाँ पे अपमान करना, यहाँ पे प्रकृति नियम तोड़ने का मतलब कोई नियम तोड़ने वाली चीज थोड़ी होती है, उनका अपमान करना, उल्लंघन करना। तो व्हेन बी डिसोबे, जब हम अपमान करते हैं, द रूल्स मीन्स नियमों का, ऑफ द नेचर, किसके नियमों का गाइस, प्रकृति के नियमों का। अब गाइस यहाँ पे लिखा है, कॉमा दे रखा है, जहाँ कॉमा लिखा है साफ साफ देखिए, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, छोटा सा देखिए कॉमा दे रखा है, ये समझिए, है कॉमा, ठीक। तो इसी कॉमा का मतलब होता है तो हमने कॉमा किया, कॉमा, तो कहना है ये उग्र हो जाती है, तो इट मीन्स, ये इट क्यों लगाया है गाइस, ये निर्जीव नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम लोग इट लगा देते हैं, या नेचुरल चीजें जितनी होंगी उसके लिए हम इट लगा देते हैं। तो इट मीन्स ये, बिकम्स मीन्स हो जाती है, फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, ठीक। तो इट बिकम्स फ्यूरियस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला दे रखा है, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है, ठीक। अब देखते हैं गाइस, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर, अब गाइस मैंने एक चीज थोड़ी मिस हो गई थी, मॉरल, मैंने ये मॉरल आपका ओवर के बाद है, ये मॉरल है यहाँ पे, ठीक, ध्यान से, इसको मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई थी जल्दीबाजी में, मैंने कहा टाइम वेस्ट होगा, मैंने यहीं पे ऐड कर दिया है। तो बोलेंगे इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, मॉरल का मतलब होता है गाइस नैतिक, ठीक। तो इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है या नैतिक दायित्व है। और मैंने गाइस यहाँ पे और करके लिखा है, आप एग्जाम में और करके नहीं लिखिएगा, मैंने दोनों चीज बताई, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भी यहाँ पे कर्तव्य है, तो आप एक चीज ऐड कर दीजिएगा इन दोनों से, मैंने दोनों में ऐड कर दिया, आप एग्जाम में एक कोई भी लिखने का, अगर ऐसा आता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दीजिएगा या ड्यूटी लिख दीजिएगा। मैंने ड्यूटी लिख दिया इसलिए मैंने दोनों बता दिया, हालांकि मेरे को ब्रैकेट में करना चाहिए लेकिन मैंने और लिख दिया है, तो या इन दोनों में से, क्लियर, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में कर ही लीजिएगा पूरा ऐसे करके, क्लियर। तो फिर समझ रहे हैं, तो इट इज आवर ड्यूटी, ड्यूटी टू कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, ध्यान से देखिएगा, कंजर्व का मतलब होता है संरक्षण करना, क्लियर। तो कह रहे हैं इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, टू कंजर्व संरक्षण करने का, द नेचर प्रकृति का, ठीक, द नेचर गाइस यहीं पे होगा क्योंकि मॉरल ऊपर का पार्ट है, ठीक है। तो कह रहे हैं इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू कंजर्व संरक्षण करने का, क्या, किसका कंजर्व करना है, किसका संरक्षण करना है, नेचर का, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्या रखा है, हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में बिताना चाहिए, कह रहे सेंटेंस, हमें कुछ प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में बिताना चाहिए। तो हमें को बोलेंगे वी, गाइस यहाँ पे लिखा है मस्ट, ठीक है, MUST गाइस, थोड़ा वो उस पर क्योंकि वहां पे मैं शुड यूज कर दिया था इसलिए मस्ट यूज करेंगे, फिर यहाँ पे नीचे देख लेते हैं उसको, ठीक है, बी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट स्पेंड, हमें गुजारना चाहिए, सम टाइम कुछ समय, विद द नेचर प्रकृति के साथ में, और विद द नेचर का मतलब साथ में यानी कि संपर्क में, गाइस यहाँ पे लिखा है संपर्क में, संपर्क का मतलब होता है साथ में, तो लिखा है बी मस्ट स्पेंड, हमें गुजारना चाहिए, सम टाइम कुछ समय, विद द नेचर प्रकृति के साथ में या प्रकृति के संपर्क में, यहाँ पे विद का मतलब साथ में या संपर्क में एक ही चीज है, ठीक। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, तो हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में गुजारना चाहिए, तो बी मस्ट स्पेंड सम टाइम विद द नेचर डेली, ठीक। आई थिंक ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी गाइस, एग्जाम में ऐसी ही स्टोरी आप बना के आना, ठीक है, कोशिश करना हल्के छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने का, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी, क्या क्या क्वेश्चन आ गया आपका, लिटरेचर का पोर्शन आ गया गाइस, ठीक है, सेक्शन डी आपका लिटरेचर का पोर्शन आ गया। अब लिटरेचर में आएगा, देखिए क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि क्वेश्चन पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और जो नीचे गिवन बिलो मतलब नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर्स दीजिए, ठीक है। गाइस ध्यान से हम एक बार पढ़ते हैं, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन
ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। गाइड साफ साफ ध्यान दीजिएगा, अभी क्लियर। मैं तो मेरे को तो एक पहली लाइन पढ़ते ही मेरे समझ में आ गया कि कौन सा चैप्टर है, लेकिन आप गाइज आप लोग मैं देखता हूँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड, भाई कहाँ पहुँचता है, भाई खेत पे जाता है। ध्यान सुनना, अब मैं आपको जैसे ही इसका मीनिंग बताऊंगा आप ऑटोमेटिक बोल पड़ेंगे सर इसका है, और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, आप खुद बोल पड़ेंगे सर ये वाले चैप्टर का है। देखिए, विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, पूरे संतुष्टि के भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड, वह खेत पर गया, काय के खेत पर गया, ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, मतलब भैया जो बिल्कुल पके हुए मक्के की खेती थी उसके, और जो फूलों से लदी हुई थी और पके हुए मक्के की खेती थी उस पर गया वो। अगला, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, जिसे लपेट लिया गया था, जिसे लपेट लिया था। इन अ कर्टेन मींस एक पर्दे में, ऑफ रेन, बरसात के पर्दे ने जिसे लपेट लिया था। पूरे खेत को बरसात के पर्दे ने लपेट लिया था। अब गाइज आपको मेरे ख्याल से यहीं पे समझ में आने लगा होगा। बट सडनली, लेकिन अचानक से, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक से एक बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और हवा के साथ साथ में वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बहुत बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। गाइज अब यहाँ 100% श्योर हूँ आप खुद समझ चुके हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आप कैसे बोलते हैं। नहीं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कौन सा चैप्टर है, मैं इसका नाम क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स, ये वास्तव में रिजेंबल्स मीन्स मिलते थे या मेल खाते थे। ध्यान से गाइस, यहीं से आपको समझ में, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, ओले से आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा चैप्टर। मैं आपको फिर से रिपीट कराऊं कि वही बहुत बहुत हवा के साथ में, ठीक, तेज हवा चलनी शुरू हो गई और हवा के साथ साथ में बारिश, विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ में बहुत बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। अब आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा सर चैप्टर ये है। ठीक है, मैं चैप्टर का नाम नहीं क्लियर कर रहा हूँ। दीज ट्रूली रिजेंबल्स, और ये वास्तव में रिजेंबल्स मीन्स मेल खाते थे। किससे मेल खाते थे, न्यू मीन्स नए, नए किससे मेल खाते थे, मेल खाते थे आपके सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्कों से मेल खाते थे या चांदी के सिक्कों के समान लगते थे। अगले क्या है, क्या लिखा है उन्होंने, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बॉयज मीन्स लड़के, एक्सपोजिंग भिगो रहे थे, देमसेल्व्स मीन्स खुद को, टू द रेन लड़के खुद को बारिश में भिगो रहे थे। अगले अब कह रहे हैं, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, भागते हुए निकल के आए। ठीक, जो लड़के भाग के निकल के आए, क्या, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, ये फ्रोजन मीन्स जमे हुए मोतियों को, भाग कर आए किसको इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए आए जमे हुए मोतियों को। गाइज यहाँ पे ओलों की तुलना किससे कर दी गई है, जमे हुए मोतियों से। फ्रोजन मीन्स जमे हुए मोतियों से, यानी लड़के जो बारिश में भिगो रहे थे वो एकदम भागने लगे, क्या करने, ओलों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा चैप्टर है। ठीक, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि मैंने बिना नाम बताए मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको। अब देखिए गाइस पहला क्वेश्चन, अब गाइस ये पहला क्वेश्चन होगा आपका, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। व्हाट डिड बिगिन टू फॉल, क्या गिरना शुरू हो गया, अलोंग विद द रेन का मतलब बारिश के साथ में क्या गिरना शुरू हो गया। तो गाइस बारिश के साथ में क्या गिरना शुरू हो गया, देखिए आप क्लियर करते हैं इसे, साफ साफ आपको देखिए, आपको लिखा है साफ साफ, देखिए यहाँ से गाइस है, अलोंग विद द रेन, यहाँ से देखिए अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। आंसर हमारा क्लियर हो गया, कहाँ से, अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, यानी कि बरसात के साथ में बहुत बहुत बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। क्लियर, यानी कि यहाँ से देखिए गाइस, कहाँ से कहाँ तक मैं बता दे रहा हूँ आपको, अलोंग से लेके आपको पहला क्वेश्चन आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक, यानी कि पहला आंसर है आपका अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। और गाइस मैं बताऊं लिटरेचर पोर्शन आप ध्यान से समझिएगा, लिटरेचर पोर्शन यानी कि प्रोज का है, आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूं, प्रोज से आपका एक पैसेज आएगा एग्जाम में सेम इसकी तरह, और उसके संबंधित कितने क्वेश्चन आएंगे गाइस, 2 क्वेश्चन आएंगे। आपका प्रोज का ये लिटरेचर पोर्शन है, ये प्रोज में से आपका एक पैसेज आएगा, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर, ठीक है, कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मैंने बता दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। दूसरे क्वेश्चन का, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए, व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए। तो गाइस देखिए लड़के बाहर क्यों गए थे, तो यहीं पर आंसर है, देखिए द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन लिखा है, रेन आउट टू कलेक्ट द पर्ल्स, यानी लड़के जो अपने आप को भिगो रहे थे वो क्या करने गए थे, रेन आउट टू कलेक्ट द
तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग गाइस इतना ध्यान रखिएगा, हर चीज़ हम लोग छांटते नहीं हैं, कुछ कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आंसर देते हुए, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे द बॉयज गो, अब डिड दे रखा है गाइस, तो डिड के बाद में क्या फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हम जब आंसर देते हैं तो डिड तक का पोर्शन खत्म कर देंगे और सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, द बॉयज, और उसकी डिड वाले क्वेश्चन का जब आंसर देते हैं तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। क्यों, तो करेंगे द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। गाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि आपका ये हो गया आपका सेकेंड आंसर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ स्टार्ट यहाँ करेंगे, द बॉयज गो की सेकंड फॉर्म कर देंगे वेंट आउट, फिर लिखेंगे टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। क्लियर, फिर से द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। आई थिंक ये क्लियर होगा। ये आपका लिटरेचर का पोर्शन यानी कि प्रोज से आएगा और 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आंसर द, ठीक है गाइज, और आपके मार्क्स मैंने आपको बताना भूल गया, मार्क्स सब ये लिखे हुए हैं, सबके क्वेश्चन के मार्क्स लिखे हैं अगले, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन ये था, 2 नंबर का क्वेश्चन ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से आपको आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि भाई आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, कितने वर्ड्स में करना है गाइज, 60 वर्ड्स में करना है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, इन अबाउट दे रखा है, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 1.5 पेज का लिखना है, 2 पेज का लिखना है, 3 पेज का लिखना है। अरे भाई, बोर्ड साफ साफ आपको लिख रहा है इन अबाउट का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन अबाउट का मतलब होता है लगभग, यानी कि लगभग 60 वर्ड्स में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन करना है गाइस, ये आपका प्रोज का है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो भूख थी, किसके प्रति भूख थी, स्वतंत्रता के प्रति जो भूख थी, उसने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। यानी कि मंडेला की जो स्वतंत्रता आज़ादी के प्रति भूख थी, उनके जीवन को कैसे बदल दिया उसने। ठीक गाइस, ये कौन से चैप्टर का है आपका, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का है। क्लियर, अगला क्वेश्चन है आपका, तो आपको गाइस इसमें क्या करना है, नेल्सन मंडेला के बारे में लिख देना है, कैसे कैसे उन्होंने की जो बुक थी, अगर मैं बता ही दे रहा हूँ इसका, थोड़ा सा आपको ओरल समझा रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस, तो इसको कैसे बताएंगे। ठीक है, नेल्सन मंडेला थे, उसमें जो साउथ अफ्रीका में आपका क्या चल रहा था, साउथ अफ्रीका में एक वो चल रहा था, गोरे काले वाला विरोध चल रहा था। कौन सा, मतलब नस्लवाद वाला विरोध चल रहा था। नस्लवाद का मतलब होता है गाइस, उसमें जो गोरे लोग थे वो बोल रहे थे काले लोग राज नहीं कर सकते, काले लोग थे गोरे लोग राज नहीं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा हिंसा फैली हुई थी, मतलब गृह युद्ध चल रहा था उस समय साउथ अफ्रीका में। तो उसको कंट्रोल करने में नस्लवादी जो हिंसा चल रही थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच दीजिए। तो गाइज ये कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर का है। ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर का है। क्लियर, तो एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच, तो गाइज एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच आप लिख देंगे, बहुत आसान है। एनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की थी जो एकांत माहौल को पसंद करती थी, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड ना होने की वजह से सारी अपनी जितनी प्रॉब्लम्स होती थी, जितनी चीज़ें होती सारी किस में नोट करती थी, अपनी डायरी में नोट करती थी, और डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और सारा कुछ अपने डायरी में शेयर करती रहती थी, लिखती रहती थी। तो गाइज उसके बारे में लिख देंगे हम एनी फ्रैंक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। यानी कि आपको कोई 2 क्वेश्चन आंसर देने हैं, और कितने वर्ड्स में देना है गाइस, 25 वर्ड्स में, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और यानी कि टोटल दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताइए गाइस। तो ये गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का है गाइज, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 3 पार्ट दे रखे हैं आपका। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में आपके कितने पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट। टूरिस्ट प्लेस आपके 2 कौन से थे, तो टूरिस्ट प्लेस आपके 2 थे। पहला तो था आपका आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम, यानी निसर्गधाम का आइसलैंड जो द्वीप था या टापू था, निसर्गधाम का टापू था। दूसरा टूरिस्ट प्लेस था आपका ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, द आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम आइसलैंड था, और दूसरा ब्रह्मगिरी हिल्स थी, यानी कि ये दोनों टूरिस्ट प्लेस थे। अगले, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, वेयर वर द
वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, जो बैक, अब गाइस ये भी यही सेम चैप्टर के हैं, यानी कि ये चैप्टर है आपका, ये कुर्ग चैप्टर है, नहीं कुर्ग पार्ट है एक चैप्टर, लेकिन चैप्टर आपका कौन सा है गाइस, ये चैप्टर आपका कौन सा है, कुर्ग। दूसरा, पहला आपका पार्ट होता है कुर्ग, दूसरा पार्ट था बेकर्स फ्रॉम गोवा, और तीसरा पार्ट था आपका टी फ्रॉम आसाम। ठीक, पहला बोल रहा हूँ कुर्ग, दूसरा पार्ट था आपका बेकर्स फ्रॉम गोवा, और तीसरा पार्ट था टी फ्रॉम आसाम। और ये चैप्टर था आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया। कौन सा चैप्टर था? ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ध्यान समझिएगा, ग्लिम्स ऑफ इंडिया एक चैप्टर है आपका, उसमें 3 पार्ट हैं। पहला आपका है कुर्ग, दूसरा है बेकर फ्रॉम गोवा, वो पहला बेकर फ्रॉम गोवा है, दूसरा कुर्ग है, तीसरा टी फ्रॉम आसाम है। तो ये आपका कुर्ग वाले पार्ट का है, और ये आपका है बेकर फ्रॉम गोवा वाले पार्ट का, बेकर आ गया आपका। तो क्या करेंगे इसमें, बेकर फ्रॉम गोवा में क्या देखा था आपका, जो बेकर थे यानी कि जो आपके बेकरी वाले थे, या जो आपको जो बेकरी बनाते थे, बिस्किट वगैरह बनाते थे और केक वगैरह बनाते थे, उनका रिकॉर्ड वो लिखते थे, अपना खाता कहाँ नोट करते थे। तो गाइस कहाँ नोट करते थे? दीवारों पर नोट करते थे। ध्यान रखना इसको। तो आंसर हम लिखेंगे वो कहाँ नोट करते थे? दीवारों पर पेंसिल से नोट करते थे। तो आंसर लिखेंगे बेकर रिकॉर्डेड, लेकिन देखिए यहां से करेंगे द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वॉज रिकॉर्डेड ऑन द बॉल्स बाय पेंसिल। ठीक है, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वॉज रिकॉर्डेड ऑन द बॉल्स बाय पेंसिल। अगला है व्हाई डिड बल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। ठीक है, तो ये चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, चैप्टर का है मैडम राइड्स द बस, यानी कि बल्ली थी और दूसरा नाम था बल्लियामाई। तो बल्लिया माई बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी? भाई इसलिए करना चाहती थी, मैं आंसर बता रहा हूँ क्यों करना चाहती थी, क्योंकि भी लड़की इकलौती अकेले रहती थी, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, अकेले घर में रहती थी, उसकी गहन इच्छा थी, डेली घर के सामने से बस निकलती थी उसके, तो डेली गेट पर खड़े होकर देखती रहती थी। तो उसकी इच्छा थी मैं भी अपने दूसरे लड़कों और बच्चों की तरह कि मैं भी बाहर घूम के आऊं, तो बस इसलिए बस राइड करना चाहती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग वर्ड्स लिस्ट ए विद लिस्ट बी। तो गाइस क्या करेंगे, मैचिंग करना है आपका। ये भी आपका प्रोज का ही है, ये सारा क्वेश्चन गाइस ध्यान रखिए प्रोज का चल रहा है आपका। ठीक है, प्रोज का चल रहा है। तो आपको करना है 3 आपके ऑप्शन आएंगे, मतलब 3 आपके मैचिंग आएंगे, 3 नंबर के होंगे, 1 नंबर का। तो बेंडर का मतलब होता है गाइस फेरी वाला, तो फेरी वाला का हम कर देंगे मैच हॉकर से। तो बेंडर को किससे मैच कर देंगे? हॉकर से। ठीक, क्लियर। ध्यान से। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है आपका संभाल के रखना किसी चीज को, तो आपका ये हो जाएगा केप्ट सेफ का मतलब भी संभाल के रखना। ठीक गाइस, होता है आपका मॉन्क का मतलब होता है साधु, तो सेज का मतलब भी होता है साधु। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट और एंड द आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। भैया ये क्वेश्चन को ये आप ध्यान से पढ़िए, ये और आपका आंसर दीजिए पैसे। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका आ गया। अभी यहाँ तक तो चल रहा था हमारा प्रोज, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हो गया पोइट्री का पोर्शन। पोइट्री में आपका एक पैसेज है, छोटा सा स्टेंजा आएगा, और उस स्टेंजा से बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। क्लियर। तो स्टेंजा है द बे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। गाइस बहुत आसान है भैया, क्या है हेमलॉक। तो गाइस ये आपका क्या पोर्शन है? हेमलॉक ट्री है, यानी कि आपका ये द बे, ध्यान समझिएगा, द बे क्रो शुक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या हिलाया। ठीक, अलग द डस्ट ऑफ स्नो किसकी? डस्ट मीन्स जो गर्द थी, ऑफ स्नो बर्फ की हिलाई, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, किससे पेड़ से? हेमलॉक ट्री का मतलब एक धतूरे के पेड़ से। ठीक, तो गाइस ध्यान समझिएगा, ये चैप्टर आपका है। जो यहाँ पे आप 2-3 चीजें आप ध्यान से देखिए। पहले आ गया डस्ट ऑफ स्नो, बात खत्म। डस्ट ऑफ स्नो, आपको यहीं पे साफ पूरे चैप्टर का नाम, यानी पूरी पोएम का नाम दे दिया, डस्ट ऑफ स्नो। तो गाइज यही पोएम है आपकी, कौन सी पोएम है? डस्ट ऑफ स्नो का यही है। तो इसमें से आपको क्या करना है? वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग बाई, क्या है? द बे आक्रो, एक कवि था वो खड़ा हुआ था, आक्रो एक कौवा आया, शुक मीन्स उसने हिला दिया, द डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिला दिया, क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, क्या थी? बर्फ हिला दी, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो बर्फ काय पे जमी हुई थी? एक बर्फ धतूरे के पेड़ पर जमी हुई थी। तो कवि लिखा है वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? तो लिख देंगे अंडर अ हेमलॉक ट्री, लिखेंगे द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री।
अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स। गाइस इंपॉर्टेंट चीज है, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड जिनका हम लोग साउंड मैच करती हो, लास्ट के साउंड मैच करती हो। अब इसमें गाइस कौन सा है, पहला देखो आपका है क्रो, क्रो से बोलने में मैच कर रहा है स्नो, क्रो स्नो। तो गाइस क्रो का मैं राइमिंग वर्ड्स क्या होगा, स्नो। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे नंबर 1 डालेंगे और लिख देंगे क्रो, क्रो के लगा के एरो लगा के लिख देंगे स्नो। नंबर 2 डालेंगे, ऐसे करके नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे मी का एरो लगा के लिखेंगे ट्री। लेकिन गाइस पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, ठीक। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्रो के अगले लिखेंगे स्नो, दूसरे नंबर डालेंगे स्नो, ठीक, दूसरे नंबर डालेंगे लिखे मी के अगले लिख देंगे ट्री, ठीक। दो यानी साउंड मैच करती है जिसकी। अगला है राइट द सेंट्रल आइडिया। या गाइस आपको 12 क्वेश्चन है, सेंट्रल आइडिया लिखिए इन दोनों में से किसी का, कितने मार्क्स का है आपका, 4 मार्क्स का है, ठीक है। या और का मतलब होता है या करेंगे आप, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो गाइज आपको 4 लाइन्स लिखनी है, लेकिन ये ब्रैकेट में जो देखा है इंपॉर्टेंट चीज ये है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। गाइज वो लाइनें कॉपी नहीं करनी है जो एक क्वेश्चन पेपर में दे रखी है। दैट मीन मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कोई भी 2 पोएम की 4 लाइनें अलग अलग याद कर लीजिए। 2 पोएम की, एक पोएम की 4 लाइन याद कर लीजिए, दूसरे पोएम की 4 लाइन याद कर लीजिए, आपका बेड़ा पार, ठीक है। 4 नंबर आपके पक्के, ठीक है। तो आप कोई भी लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 13th आपका, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। गाइड यहाँ से अभी तक तो वहां प्रोज था, यहाँ से 11 क्वेश्चन, 11 और 12वां आपका पोइट्री का पोर्शन आ गया, 13वां क्वेश्चन आ गया सप्लीमेंट्री का पोर्शन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री का। तो कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देने हैं आपको लगभग 25 वर्ड्स में, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है वाई इज मिस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी, तो पहले ही चैप्टर का है आपका है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का है कि मिस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में क्यों परेशान थी, इसलिए परेशान थी कि वो क्या सोच रही थी, वो उसने खाना कम कर दिया था, वो कमजोर हो गया है और या उसे कुपोषित हो गया है, तो उन्होंने और ज़्यादा खिलाना शुरू कर दिया, और हालांकि वो बीमार नहीं था, बीमार इसलिए उसे ज़्यादा खिला रही थी, इसलिए बीमार पड़ रहा था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा की जो नाखुशी थी, मतलब परेशान थी मटिल्डा, यानी कि नाखुश थी, तो उसके लिए रीजन क्या था भैया, इसलिए मटिल्डा का रीजन था क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे और बाहर जाने के लिए ज्वेलरी नहीं थी, मतलब बाहर जाने के लिए नए कपड़े नहीं थे और ज्वेलरी नहीं थी पार्टी में जाने के लिए। और पार्टी कहाँ थी, मिनिस्टर के यहाँ की पार्टी थी गाइस, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेज हॉल। ये आपका ग्रिफिन वाले चैप्टर का है, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले चैप्टर का है, ठीक। तो इसमें क्या है भैया, उसके जो मिसेज हॉल थी उनके फर्नीचर के बारे में क्या समस्या थी, क्या अद्भुत था। तो भैया फर्नीचर पता था, जो गिरफिन बैठा हुआ था, गिरफिन वहां पे हिल रहा था, इसलिए फर्नीचर हिल रहा था, और गुस्से में गिरफिन ने कुर्सी भी फेंक के मारी थी, तो इसलिए स्ट्रेंज थी। गिरफिन गुस्सा हो गया था, उसने कुर्सी भी फेंक के मारी थी, तो वही फर्नीचर। और गिरफिन था इनविजिबल, जो सबको पता है, गिरफिन ने एक ऐसी दवा बना ली थी जिससे वो गायब हो जाता था, तो वही अद्भुत बात थी। अगला 14वां क्वेश्चन है आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। यही आपका सप्लीमेंट्री है गाइस। एक आएगा शॉर्ट, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें 2 करनी है, और एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आपका, वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2 करनी है, और आएगा एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनमें 2 करनी है, ये लॉन्ग है। गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन है भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स भोली कैसी थी। भोली एक बहुत ही स्टार्टिंग में सीधी सादी लड़की थी, ठीक, वो गिर गई थी, ठीक, उसके बारे में लिख देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अथवा दूसरा क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डिड एब्राइट डिस्कवर अननोन इंसेक्ट हार्मोन। एब्राइट ने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन कैसे खोज किया। तो गाइस पता ही है, वो तितली थी, मोनार्क तितलियां थी। तो मोनार्क तितलियां नहीं थी, उसमें वो छोटे छोटे धब्बे आते थे, उन धब्बों पे साइंटिस्ट ने बताया था धब्बे हैं, लेकिन एब्राइट ने उसमें खोज की थी, पता लगा उनके प्यूपा पे, तो धब्बे पे छोटे छोटे हार्मोन्स थे, तो वही था। अगला पॉइंट आउट ट्रू। अब गाइस आपका आता है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। 2 ट्रू फॉल्स आएंगे। तो पहला देखा है मटिल्डा ऑलवेज रिमेंडेड हैप्पी। मटिल्डा हमेशा खुश रहती थी। ट्रू फॉल्स, तो गाइस कर देंगे यहाँ पर फॉल्स, हमेशा खुश नहीं रहती थी, क्योंकि इसलिए खुश नहीं रहती थी, उसके पास कपड़े नहीं थे, ठीक है, नए कपड़े नहीं थे और ना ही ज्वेलरी थी, तो फॉल्स हो जाएगा। अगला जेम्स हैरियट वॉज वेटरनरी सर्जन। जेम्स हैरियट क्या वेटरनरी सर्जन थे, तो गाइस हो जाएगा ट्रू। तभी तो ट्रिकी का इलाज करते हैं। ये है आपका मटिल्डा वाला चैप्टर का, और ये आपका है ट्रम्प्स ऑफ सर्जरी चैप्टर का। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा। तो पहला आपका है फॉल्स, दूसरा आपका है ट्रू। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है भैया, आपको ये कहने का मतलब करना है, इसमें टिक द करेक्ट करना है।
तो गिरफिन वॉज अ, गिरफिन का था, क्या शॉपकीपर था? नहीं था। लैंडलॉर्ड, जमींदार था? नहीं था। साइंटिस्ट था? बिल्कुल सही, साइंटिस्ट था। अगला क्वेश्चन है, रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वॉज, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी का नाम, रामलाल की सबकी बड़ी बेटी का नाम क्या था? ठीक ठीक है गाइस, तो देखते हैं हम लोग, रामलाल की जो एल्डेस्ट डॉटर थी उसका नाम क्या था? सुलेखा था? नहीं था, यानी सुलेखा नहीं था। आपका भोली नहीं था, मंगला नहीं था, राधा था। क्या था? राधा। तो रामलाल की बड़ी बेटी का नाम था राधा, और ये आपका गिरफिन वॉज, गिरफिन क्या था? एक साइंटिस्ट था। तो गाइज ठीक है, और आपको मैंने ये बता दिया, यानी कि 15वां क्वेश्चन आएगा गाइज, एक बार देख लीजिए 15वां क्वेश्चन आएगा। 15वां क्वेश्चन में ए पोर्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे ट्रू फॉल्स के कर देने आपको, बी पोर्शन में आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे आपके कैसे टिक द करेक्ट के। तो पहला आपको मैंने बता दिया, मटिल्डा ऑलवेज रिमेंडेड हैप्पी, मटिल्डा क्या हमेशा खुश रहती थी? नहीं रहती थी, क्योंकि ये चैप्टर कौन से चैप्टर का गाइज? निकलस चैप्टर का है, क्योंकि उसके पास निकलस भी नहीं थी, यानी कि ज्वेलरी नहीं थी और नहीं कपड़े थे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और जेम्स हेडेट वाले चैप्टर का है, जेम्स मैंने कौन सा है? द ट्रम्प ऑफ सर्जरी का है। जेम्स हेडेट एक कौन से भैया? वेटनरी डॉक्टर थे, जानवरी डॉक्टर थे। आई थिंक ये क्लियर हो गया गाइज, ध्यान से एक वीडियो को पूरी देख लीजिएगा। अगर आपको लगा कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कोई बेनिफिट लग रहा है या थोड़ा सा भी फायदा लगा, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।